हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम दीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और रिसेंट में आपकी अवेकनिंग हुई है और आपको आपका इनर वर्क स्टार्ट करना है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इनर वर्क शुरू करना है तो उससे पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं जो इंटेंशनली क्रिएट करे गए हैं। सो उसके लिए नए लोगों के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप मेक श्योर पहले उसे ज़रूर सुन लें इनर वर्क को शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में ही पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आप सेशन कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सो आज का ये सवाल है, एंड अगेन ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आप अच्छे से रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो क्या आपको एक्सट्रीम बैक पेन इश्यूज रहते हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है। अब चैनल पर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है बट वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट को सुनना पसंद करते हैं। तो अब कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि कोई भी एक इशू अगर उनसे मैच कर रहा है तो वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझना शुरू कर देंगे। वो आप ही के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, सो मेक श्योर आप ये गलती ना करें। तो अब ये जो एक्सट्रीम बैक पेन का इशू है ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो ट्विन फ्लेम ही हो। बट मेरा सवाल सिर्फ ट्विन फ्लेम से है कि क्या आपको एक्सट्रीम बैक पेन रहता है, अगर रहता है तो कब से रहता है। इसमें हाई चांसेस है कि आपको या तो जो डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल और डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है वहाँ से ये शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर जब अवेकनिंग होती है, आपको जब पता चला है आपके कनेक्शन के बारे में और अगर जेन्युइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ना कि सिर्फ कहीं से पता चल गया, कोई वीडियो सुन लिया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो उस केस में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये कॉमन इशू है। तो अवेकनिंग के बाद से कई बार फ्रीक्वेंटली मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा कि इतना एक्सट्रीम पेन होता था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इमरजेंसी में, और वो भी टैबलेट से तो काम नहीं चलने वाला, इंजेक्शन ही हेल्प करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन कई बार हो जाती थी और इतना एक्सट्रीम पेन होता था कि मुझे बहुत ज़ोर से चिल्ला कर रोने का मन करता था। अब ये कई बार जैसे कि डे टाइम में तो मैं इसे ऑब्जर्व कर ही रही थी। सो ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था अवेकनिंग के बाद से, एंड आई थिंक 2022 की बात होगी, 2022 मिड की बात होगी, और नाइट टाइम रात के 1:30 बज रहे थे जब मुझे ये एक्सट्रीम पेन शुरू होता है। और ये इतना एक्सट्रीम पेन था कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता था। एंड मैं काम कर रही थी, ऑफिस जॉब थी मेरी, जो नाइट शिफ्ट थी मेरी, तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। तो कहता अभी इतनी रात को, तो मैंने कहा भाई पेन हो रहा है तो मैं क्या रात और दिन देखूंगी, उतना एक्सट्रीम है कि टॉलरेट ही नहीं हो रहा है। सो अब वो इतना एक्सट्रीम पेन होता था कि बॉडी एकदम जैसे गिव अप करने को होती थी कि नहीं मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। तो ये इतना एक्सट्रीम पेन होता था कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ ही मिनट्स के अंदर मुझे हाई फीवर भी हो जाता था कि मतलब मैं बिल्कुल भी बैठने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, खड़े होना और चलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट था, एंड जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है 2023 में, तब जाकर ये चीज़ें रुकती हैं। तो अवेकनिंग के बाद जब मैं रिकग्नाइज करती हूँ कि वैसे ही इतनी सारी चीज़ें हो रही थी अवेकनिंग की वजह से, एंड जो बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने कहा ये एक और नई चीज़ शुरू हो गई है बैक पेन, जो कभी नहीं होता था मुझे। सो बट इस पे जो और बाकी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रही थी, जो डार्क फोर्सेस के अटैक्स होते हैं, सो इस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू करती हूँ। क्यों, जो रीजंस से ये चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, बट अभी आज का ये क्वेश्चन है जो आपको मुझे रिस्पॉन्स करना है। ऑब्जर्वेशन आपने श्योरली करी होगी और ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली रिप्लाई करना है। ऑब्जर्वेशन पे रहोगे तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम के अंदर आपको ये चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाती हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। और 2020 में जब मेरी अवेकनिंग होती है, उससे पहले का जो 10 साल का टाइम था, जो जर्नी पर मैं थी और जो एक्सट्रीम लेवल के पेन से मैंने गो थ्रू करा था बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक एंड जो बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं बैक टू बैक मेडिसिन पर थी। आए दिन मेरे टेस्ट हो रहे थे, कभी जो एक्सरे है, एंड देन CT स्कैन है, MRI है, ये बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ें मेरी लाइफ में होती थी जो मैंने 10 साल के अंदर मैं खुद से जाके करवा ली थी। इतना पेन होता था मुझे और निकल के कुछ भी नहीं आता था। डॉक्टर भी हैरान कि खुद से लड़की गई है और इसने खुद से MRI CT स्कैन करा लिया, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें एक बार तो मुझे डॉक्टर डांट भी रहा था कि इतना क्या ज़रूरत थी तुम्हें कराने की, तुम एक बार पहले कोई मेडिसिन ले लेती, ट्रीटमेंट लेके। मैंने ठीक है, ये था कि पेन इतना ज़्यादा था कि कहीं कल को ज़्यादा इश्यूज ना हो जाए, वैसे ही बहुत ज़्यादा सिचुएशन उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक चल रही थी हेल्थ वाइज।
सो जब ये चीज़ें रियलाइज़ होती है, जब ये डार्क फोर्सेस के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो भी डे टाइम में, जब ये विजिबल हो जाते हैं अवेकनिंग के बाद में, तो वहाँ पे मैं एक डिसीजन लेती हूँ कि अब मैं मेडिसिन नहीं लूँगी नो मैटर व्हाट। तो मैं एक्सट्रीम पेन से अभी भी गो थ्रू कर रही थी और मुझे सारे काम करने होते थे। मेरा ऑफिस भी चल रहा था जिसमें काम बढ़ता जा रहा था, प्लस में मेरे पास घर के सारे काम होते थे एंड और बड़ी सारी चीज़ें जो मुझे वहाँ पर कंट्रोल लगाना पड़ता है ईटिंग हैबिट्स में। तो काम ऑलरेडी बहुत सारा होता था और चाहे कितना भी पेन से मैं क्यों ना गो थ्रू करूँ, जो रूटीन वगैरह वो मुझे करना ही होता था। तो 2020 से 2023 तक मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई भी डॉक्टर से चेकअप कराया होगा या फिर कोई मेडिसिन ली है, बिल्कुल भी नहीं। जबकि इतना एक्सट्रीम पेन से मैं गो थ्रू करी थी, आए दिन फीवर हो जाता था। उसके बाद में जो मैं रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, मैं रिचुअल्स को हर बार लेवल अप कर देती थी, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी नई चीज़ें ऐड ऑन होती थी जिसकी वजह से जो मेरी हीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही थी। बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं थे रिचुअल्स। सो जैसे तैसे करके समझ में आया कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेडिसिन लूंगी, तो मैं 10 साल से तो मेडिसिन दिखा रही थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब फाइनली जब चीज़ें सुधरने लगी हैं, जहाँ पर मैंने वो चेंजेस देखे ना, जो न्यू मून और फुल मून के रिचुअल्स करे हैं, जब मुझे वो उसमें चेंजेस देखने को मिलते, तब मैं वहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आती हूँ कि यही चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी। एंड देन आई न्यू कि आई हैव अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई भी चीज़ ठीक करी जा सकती है। और जैसे कि एंसेस्ट्रल कर्स को हील करना था, तो जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, उन पर काम करना था। और बहुत सारे पैटर्न्स थे जो कि सिर्फ डीएनए की वजह से मिले थे मुझे, और वो हीलिंग होनी थी, तब जाकर कर्स रिमूवल होना था, ना कि सिर्फ एनर्जी वर्क से। तो उसमें कई सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट जब मेरे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो फिर मुझे नॉर्मली उन चीज़ों को काम करना पड़ता है, बट मैंने करा। सो डार्क फोर्सेस का क्या है कि वो कई लेवल के ट्रिक्स खेलती हैं। सो अब अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम हो जिसको पता है कि भाई बैक पेन होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके शेयर करना कि अगर आप इसे बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जब भी ये पेन होता है तो कुछ तो आप करते होगे। सो अवेकनिंग के बाद में कई सारी ऐसी चीज़ें रिकग्नाइज करी थी कि जो चीज़ें इंटेंशनली एंटिटीज़ की वजह से, एंटिटीज़ की तरफ से करी जाती हैं, सो दैट आप अपना इनर वर्क ना कर पाओ, आप इन्हीं चीज़ों में अटके रहो, हेल्थ इश्यूज़ में ही फंसे रहो। जब इंसान की हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वो क्या ही किसी तरह की हीलिंग करेगा। एक चीज़ जो मैंने बाकी लोगों की लाइफ में बहुत कॉमन देखी है कि अगर कोई इंसान करियर पे फोकस्ड है या फिर वर्कोहॉलिक है, तो वो सिर्फ करियर पर ही फोकस्ड है, वो इंसान बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, नहीं देगी। मेरे साथ में सिचुएशन ऑपोजिट थी कि मैं जब भी मैंने करियर स्टार्ट करा होगा, तब से मेरे साथ ये था कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे काम करना पसंद है, लेकिन मैं अपनी क्रिएटिविटी से दूर कभी नहीं रहती हूँ। सो क्रिएटिविटी क्या है, नेचुरल हीलिंग का एक सोर्स है, प्रोसेस है। तो अब क्रिएटिविटी की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसमें मैं हमेशा इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन जब इतने ज़्यादा बहुत हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब ब्लैक मैजिक का टाइम चल रहा था, तो क्रिएटिविटी में तो इन्वॉल्व होने की अगर मैंने कोशिश भी करी, तो वो चीज़ें बस शुरू होते ही खत्म हो जाती थी। तो ये अनदर लेवल की ट्रिक्स यहाँ पर एंटिटीज खेल रही थी कि जब आप हेल्थ इश्यूज में फंसे रहोगे, तो जो नेचुरल हीलिंग मेरी होती थी सिर्फ और सिर्फ मेरे क्रिएटिव फील्ड की वजह से, वो बंद हो चुकी थी। तो फिर मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि अब मुझे काम के अंदर ना घुटन होने लगी है। मुझे जो मेरा ऑफिस वर्क है उसमें मुझे अब अच्छा नहीं लगता है, और उसके पीछे का रीज़न मुझे बहुत अच्छे से पता था कि जैसे जैसे मैं ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही थी, डेजिग्नेशन वाइज, मनी वाइज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ी रही थी और टाइम मुझे मेरी क्रिएटिविटी के लिए नहीं मिलता था। और इसी तरह की लाइफ जनरली जो इंसान है वो जीते हैं। तो फिर क्या होता है, वो सैडनेस का एक रीज़न बनता है। तो मुझे तो नहीं, अगर मुझे चीज़ें रिड्यूस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा क्रिएटिविटी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी फिर मैंने कुछ चेंजेस करे हैं अपने करियर में। जब मैं जॉब कर रही थी, तो ये आई रियलाइज की जब अवेकनिंग होती है कि हेल्थ इश्यूज अगर इतने ज़्यादा रहेंगे तो क्रिएटिविटी पे तो मैं ध्यान दे ही नहीं पाऊंगी। और क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहना ऑल टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नो मैटर कि आप कितना लेवल पे उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहनी चाहिए। मैंने आपसे बैक की कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करी थी 21 डेज के रिचुअल में, जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही करा है मैंने। सो अगर आप बैक इश्यूज से गो थ्रू करते हो, तो आई एम श्योर कि बैक की एक्सरसाइजेस तो आप कैसे ही करोगे। एंड इसके पीछे के बड़े बड़े रीजंस मुझे पता थे, जो अवेकनिंग के बाद में मैं ऑब्जर्व करती हूँ। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप जनरली ऑब्जर्व करोगे जिसे हेल्थ इश्यूज हैं या फिर और कोई फिजिकल इशू है, तो बैक आपकी बिल्कुल भी मुड़ती नहीं होगी। फोल्ड करने में आपको बहुत दिक्कत होती है कि आपको अगर बेंडिंग करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी एक्सरसाइज आप हो सकता है कर भी लो। तो वो जो एक्सरसाइजेस मैंने आपसे शेयर करी हैं 21 डेज के रिचुअल में, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 21 डेज ही उसे प्रैक्टिस करोगे। जब भी आप उसे छोड़ दोगे तो एंटिटीज फिर अपना खेल दोबारा से शुरू कर लेती हैं, और वो एक्सरसाइजेस आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मस्ट है।
दूसरा, जब भी आप ये चीज़ क्लेम करते हो कि आपको ये पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी में इशू है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि एक जो रूटीन चेकअप होता है, मैं अपना 2024 से मैंने स्टार्ट किया कि रूटीन चेकअप ज़रूर कराना है मुझे वंस इन अ ईयर। इस बार मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था बिकॉज मैं कुछ और इसमें प्लान करती कि हो सकता है मुझे नहीं जाना पड़े, बट देन नहीं, जो कलेक्टिव के साथ में हमारी एनर्जी शेयरिंग है वो बड़ी मस्त है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो इस पर मैं एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो जब आप रूटीन चेकअप कराते हो जिसमें कई सारे मल्टीपल टेस्ट होते हैं, फुल बॉडी चेकअप होता है, तो उसमें इश्यूज निकल कर आते हैं कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको फिर आप चाहे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे कमी पूरी करो या फिर डॉक्टर की मेडिसिन से। सो अगर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है कि जो भी पेन आप गो थ्रू कर रहे हो फिजिकल बॉडी में या कोई भी इशू है तो उसका मेन रूट कॉज क्या है, तो ये तो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए आपका कि पहला जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं उसको आपको करा लो, उस पहले फिर मेडिसिन को लेकर देखो, अगर उससे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं तब तो ठीक है। मेरे केस में क्या था, पहले मैंने जब मैं 10 साल से मेडिसिन खा ही रही थी, जो ब्लैक मैजिक की वजह से मैंने चीज़ें गो थ्रू करी है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड मैंने हमेशा से एक्सपेंसिव डॉक्टर्स ही रखे हैं। मेरे पास रीज़न था कि मुझे पता था नहीं मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी, कल को ये सवाल उठेंगे कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। एंड मेरे तो डॉक्टर्स भी सारे ऐसे हैं जो बहुत बड़े यहाँ पे हमारी सिटी में ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सो वहाँ के रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। सो एज फैक्टर भी मैटर करता है, जैसे जैसे आप एज वाइज ग्रो करो तो कोई ना कोई इश्यूज बॉडी में लगते हैं, किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगती है, और वुमेन्स में तो जनरली जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इन चीज़ों पर ध्यान तो आपको देना ही पड़ता है। फिर चाहे आप उसे नेचुरल चीज़ों से पूरा करो जो उसकी कमी है या फिर डॉक्टर की मेडिसिन से, तो उस चीज़ को तो पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद भी जब चीज़ें आपकी कंटिन्यू हो रही है बैक पेन जैसी, फिर आपको पता है कि इसके रीजंस कुछ और हैं। सो 2020 में जब अवेकनिंग हुई, जब इस चीज़ को मैंने रिकॉग्नाइज करा, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये बैक पेन मुझे होता था एंड इट वाज लाइक इमरजेंसी में मुझे जाकर एडमिट ही होना पड़ेगा और इंजेक्शन से ठीक होगा। सो अब इसमें क्या होता था कि ये 3 साल तक मैंने ऑब्जर्व करा है एंड फॉर्चुनेटली जब मेरा, लेकिन मैंने इस पर बहुत काम करा है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, और जो फिजिकल बॉडी के लिए चीज़ें चाहिए थी, चाहे इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज है या फिर फूड है और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी हैं। फॉर्चुनेटली बैक पेन अब मुझे नहीं होता है, मतलब 2023 के बाद से आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में क्या होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बहुत से कई बार आपको एंटीबायोटिक्स ही दी जाता है। अब एंटीबायोटिक्स अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो, जैसे कि 10 साल मैंने मेडिसिन ही ली है और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ही मुझे दी जाती थी बाकी मेडिसिन के अलावा, तो इससे क्या होता है जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने फेस करी एंड आई न्यू कि इसको रिकवर करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करा था। तो रिकवरी इतनी ईजिली नहीं हुई है, जबकि 2020 में जब अवेकनिंग हुई तो वो ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग टाइम था एंड अवेकनिंग के बाद में ये चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पता ही था कि हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना ही करना है। बट एज आई सेड कि आपको स्टबर्न होकर ही अपने इनर वर्क को करना पड़ता है, अदरवाइज फोर्सेस कई सारे तरीके अपनाती हैं कि आप स्टक रहो, रुक जाओ, कर ना पाओ इन चीज़ों को। जितने भी ट्विन फ्लेम्स मुझे सुन रहे हैं इंक्लूडिंग डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये कॉमन इशू है आपकी लाइफ में, एंड ये तब इसके लिए क्या आपने पहले जो डॉक्टर से रूटीन चेकअप होता है वो करवाया है, अगर किसी तरह की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आपने प्रॉपर मेडिसिन ली है, नहीं ली है, अगर ली है तो उसके बाद भी अगर बैक पेन रहता है तो उसके बाद में आपको ये चीज़ें कमेंट करके बतानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने अपने लेवल पे काम करा नहीं है, जो भी सोल्यूशन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू मिलना था वो नहीं लिया है, तो फिर तो आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि स्पिरिचुअल रीजन है इस चीज़ के या फिर जो मेडिकल रीजन है। जैसे कि हमें हर एरिया में बैलेंस को क्रिएट करना पड़ता है, आप कभी भी पूरी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो और पूरी तरह से जो फिजिकल वर्ल्ड है, मेडिकल वर्ल्ड है, उस पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। सो मेरे केस में क्या है, जो 1% जो डिपेंडेंसी है वो मेडिकल पर है, जो कि प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है, और 99% जो डिपेंडेंसी है वो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर है, जो हर्ब्स की एक मुझे DNA के थ्रू पास ऑन हुआ था, जो मेरे एंसेस्टर्स की तरफ से है, तो इट ऑलवेज वर्कड एंड इट विल ऑलवेज वर्क। सो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो जब पता है कि चीज़ें काम करती है तो आई वुड नॉट गो टू डॉक्टर। 1% है वो जाना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्या होता है हम बैलेंस को क्रिएट करते हैं। बाकी लोगों की लाइफ में चीज़ें ऑपोजिट होती हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि वो 100% डिपेंडेंट रहते हैं मेडिकल चीज़ों पर, मेडिकल डॉक्टर्स पर। और इसमें क्या होता है कि आपको समझना होगा कि जो स्पिरिचुअल रीजंस हैं, अगर ऐसा कोई इशू है जैसे कि न्यू मून फुल मून की एनर्जीज हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स गो थ्रू करते हैं। जो फेमिनिन्स हैं, फेमिनिन एनर्जी को मून रिप्रेजेंट करता है, तो बाकी फीमेल्स भी गो थ्रू करती हैं। हाँ, उसका लेवल डिफरेंट हो सकता है कि वो कोई 2-4-10% उस चीज़ों से गो थ्रू करती होंगी एज कम्पेयर टू ट्विन फ्लेम्स।
जो मेडिसिन है उसमें जनरली ड्रग्स ही होते हैं और कई बार नॉन वेजिटेरियन आइटम से भी जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना ही होता है। अब आई रिमेंबर कि जब मुझे किडनी स्टोन हुआ था तो वहाँ पे एक बार डॉक्टर ने बोला कि ये मेडिसिन है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो, बर्दाश्त ना हो, तभी खानी है ये मेडिसिन। तो अब उसने ये नहीं बताया कि बेहोश होने की दवाई है। एंड मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। अब उसमें पेन इतना ज़्यादा होता था किडनी स्टोन में, तो एक बार मैंने यही करा कि मैं खा लेती हूँ। बहुत एक्सट्रीम पेन था एंड जैसे ही खाया कुछ मिनट्स के अंदर मुझे नींद आ जाती है। अब 2-2.5 घंटे के बाद में जब मैं सोकर उठती हूँ तो पेन जहाँ का तहाँ। सो आई रियलाइज़ कि ये कोई पेन किलर नहीं थी, ये सिर्फ आपको सुला देने की दवाई है कि 2-4 घंटे में पेन बंद हो जाएगा जब तक ये सोकर उठेगी। तो ऐसे वाला सीन होता है। तो इसलिए क्या होता है, तो तब वहाँ से मैं जानती हूँ कि जितना चीज़ों को मैं अपने जो हर्ब्स होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनके थ्रू ठीक कर सकती हूँ। पहली डिपेंडेंसी उस पर रहेगी, बाद में मेडिसिन। और एक बार का ऐसे ही एक्सपीरियंस है, होम्योपैथी की मेडिसिन थी। अब होम्योपैथी पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि उसमें भी ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ मेडिसिन उसमें ऐसी थी, जो सिरप था या फिर जो मेडिसिन उसमें दी हुई थी बनाकर उसने मुझे, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड को उस टाइम पे इफेक्ट कर जाती हैं। वो मैंने फिर 1-2 दिन लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। एंड अगेन इट वॉज एक्सपेंसिव। सो आई रियलाइज कि जो डॉक्टर्स की मेडिसिन है उस पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और ना ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। बट देन क्या आप उस लेवल पर हो जहाँ पर आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाते हो, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कौन सी चीज़ किस तरह से बैलेंस को क्रिएट करना है, तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पर ही काम करता है। सो इसमें मैं आपको स्टिल सजेस्ट करूंगी कि जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो रूटीन चेकअप है, पहले उसको जरूर कराओ, डॉक्टर से एडवाइस ले लो एंड उसको बता दो कि जितना नेचुरल मेडिसिन के थ्रू आप चीज़ों से रिकवर कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो। जैसे ट्विन फ्लेम्स एम्पैथ होते हैं, तो जनरली आप सराउंडिंग्स की एनर्जीज को अब्जॉर्ब कर रहे होते हो, पिकअप कर रहे होते हो। तो अगर आप हॉस्पिटल जैसी एरिया में जाके बैठोगे तो वो तो एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी ना। सो जैसे कि मुझे पता होता है, अब रूटीन चेकअप भी कराना है तो कई बार जाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वहाँ पे पता है कि कुछ प्रिकॉशंस मुझे लेने पड़ेंगे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में, विच आई डू। बट देन बहुत ज़्यादा देर तक मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं बैठ सकती हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा। अब आपको तरीके पता होते हैं किस तरह से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखना है। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपकी लाइफ में, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तभी आपको ये कमेंट करना है, क्या आपकी लाइफ में ये कॉमन इशू है, अगर है तो आपने इसे करेक्ट करने के लिए अभी तक क्या करा है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।